हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम 6 मई से 12 मई तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1999 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 मई। तो 4 मई को 1999 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 4 मई। डिटेल देखते हैं। तो 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक घटना में 5 अग्निशमकों की मौत के बाद से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 4 मई को ही आपकी कोयला क्रांति दिवस भी मनाई जाती है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश आया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सिडनी है। कौन सा है? सिडनी है, ना कि उसकी राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। कौन सी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ का एक प्रसिद्ध मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे बड़ी नदी मुर्रे नदी है। कौन सी? मुर्रे नदी। तो ये सभी पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पुर्तगाल। डिटेल देखते हैं। तो पुर्तगाल में 29 अप्रैल को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है और इसे उत्तरी पुर्तगाल के अरोका में खोला गया है। कहाँ? अरोका में। और यह पुल पावा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? पावा नदी पर। और इसकी लंबाई, यानी इस पुल की लंबाई 516 मीटर है। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। और यहाँ की मुद्रा यूरो है, क्योंकि पुर्तगाल आपका एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 करोड़। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 करोड़। डिटेल देखते हैं। तो आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो यह है इसका कारण जुर्माना लगाने का। आरबीआई के बारे में जानते हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में खारिज कर दिया है। जानते हैं इसकी डिटेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। और कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक भी बताया है। तो दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट की दलील। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समदीका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य ने हाल ही में गोपबंधु समदीका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, उड़ीसा राज्य। डिटेल देखते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। और यह घोषणा गोपबंधु समदीका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इनके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। कैसी योजना है? यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई। किसके लिए? पत्रकारों के लिए। दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा राज्य आया है, तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो उड़ीसा राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें। कितनी? 10। और उड़ीसा राज्य में लोकसभा में कितनी सीटें? तो 21 सीटें हैं। तो ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं।
प्रश्न है हमारा, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इसकी डेट निश्चित नहीं है, यानी हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया गया था, क्योंकि इस वर्ष 4 मई को मंगलवार पड़ा था। तो कब मनाया गया था? 4 मई को। अस्थमा, जिसे दमा भी कहते हैं, एक फेफड़े की बीमारी है। किसकी है? फेफड़े की बीमारी, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और यह फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी एक बीमारी है। दमा होने पर श्वास नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। तो ये इसका नुकसान है। 2021 में विश्व अस्थमा यानी दमा दिवस का थीम क्या है? तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अर्थात अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ये है इस बार के विषय। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अब 11 से 10% कर दिया। कितना? 10%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो इसके अलावा बार्कलेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का अनुमान भी लगाया है। यूके के बारे में जानकारी जानते हैं। तो यूके में जो उच्च सदन है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। तो ये तीनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो यह भी हाल ही की घटना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय। तो मेघालय राज्य से अभी हाल ही में 10 करोड़ साल पुराने सारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेघालय। डिटेल जाते हैं। तो इस क्षेत्र में सारोपोड की खोज की यह पहली घटना है। इनकी गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे। मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां सारोपाड के साक्ष्य मिले हैं। और इससे पहले कहाँ मिले थे? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर मेघालय आए तो मेघालय के बारे में जानते हैं। तो मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1950 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1950 को। और यहाँ पर राज्यसभा में 1 सीटें हैं, बहुत कम, और लोकसभा में 2 सीटें हैं। कितनी? 2। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 23वां नंबर पर आता है। भारत में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 23वां नंबर का राज्य है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गारो एवं खासी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह से पार्कर सोलर प्रोब ने प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए डिटेल देखते हैं। तो इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा, जो कि 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। चलिए दोस्तों शुक्र के ग्रह के बारे में जानते हैं, जिसे वीनस भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्रिटेन। डिटेल देखते हैं। तो यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच है। और इस समझौते ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवर और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये इनके लिए यूजफुल है।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अमेरिका। चलिए डिटेल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो P-8I लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। बोइंग जो विमान बनाता है, और यह P-8A यानी पोसाइडन का एक वेरिएंट है, और पोसाइडन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। और P-8I क्या है? तो यह एक समुद्री गश्ती पनडुब्बी रोधी युद्ध टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। तो P-8I लंबी दूरी का एक गश्ती विमान है, और इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। बोइंग वही कंपनी जो एरोप्लेन्स बनाती है। यह P-8A पोसाइडन का एक वेरिएंट है, और पोसाइडन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-8I समुद्री गश्ती पनडुब्बी रोधी युद्ध टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। तो इसका उपयोग ये सभी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हास्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मई के पहले रविवार को। तो प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया, क्योंकि इस वर्ष 2 मई को रविवार पड़ा था। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक कौन है? डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। तो दोस्तों ये है डिटेल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए बी यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो 7 मई को आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों डिटेल देखते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य है युवाओं के बीच खेलों को लोकप्रिय बनाने और देश के स्कूलों संस्थाओं में प्राथमिक खेलों के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। तो ये है इसका उद्देश्य। इस दिवस की हर वर्ष तारीख बदलती रहती, जिसे IAAF निर्धारित करता है। कौन? IAAF। ये क्या है? तो ये है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो यही निर्धारण करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी MK स्टालिन ने। तो MK स्टालिन ने अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, MK स्टालिन। डिटेल देखते हैं। तो DMK चीफ MK स्टालिन ने 7 मई 2021 को, कब? 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई है। कौन है गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित ने। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। यहाँ पर तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु के बारे में जानकारी लेते हैं। तो तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुदुमलाई। मुदुमलाई आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। और यहाँ पे एक अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कनाडा। तो कनाडा देश ने अभी हाल ही में 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, और ये पहला देश बना है ऐसा कर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कनाडा। डिटेल देखते हैं। तो बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है, और इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जाती थी। तो कनाडा ऐसा करने वाला है। तो कनाडा दोस्तों आए तो कनाडा के बारे में जानते हैं। तो कनाडा की राजधानी होती है ओटावा। क्या होती है? ओटावा।
और कनाडा आपका दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है, रूस है। और कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बताइए, टोरंटो। कौन सा है, टोरंटो। और यहाँ की उच्च सदन को क्या कहते हैं, सीनेट। क्या कहते हैं, सीनेट। निम्न सदन को बताइए आप, तो निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरियाणा। डिटेल देखते हैं। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज ने। कौन है, अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। तो फ़ोन नंबर क्या है, 1075। तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा राज्य आया है, तो हरियाणा का डिटेल जान लेते हैं। तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 1 नवंबर 1966। कब हुई थी, 1966 में, 1966 में हुई थी। और यहाँ पर राज्यसभा में 5 सीटें हैं। कितनी, 5। और लोकसभा में 10 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। और यहाँ का बिगेस्ट सिटी फरीदाबाद है। कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर आपका फरीदाबाद है। तो ये तीनों पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी किया है तो वेरी गुड, यानी रूस ने। तो रूस ने अभी हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन पर बनाने पर कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि अभी जितनी भी वैक्सीन है उसमें 2 डोज लेने पड़ते हैं, जो कि 1 महीने या 2 महीने बाद जो भी होता है। तो रूस ने ऐसा हासिल किया है। डिटेल जानते हैं। तो इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट और यह 79.4% असरदार है। यह उस स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जो कि अभी इसके पहले चल रही थी, जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे चुका है। यहाँ पर रसिया है, तो रूस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ की मुद्रा होती है रसियन रूबल। क्या होती है, रसियन रूबल। रूस की राजधानी तो सबको पता होगी, मॉस्को। यहाँ रूस का जो संसद है, इसकी ऊपरी सदन को कहते हैं फेडरल असेंबली। क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली, ऊपरी सदन को। और जो निचला सदन है उसे कहते हैं फेडरेशन काउंसिल। क्या कहते हैं, फेडरेशन काउंसिल। तो ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चाइना ने ऐसा किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका कारण था क्योंकि चाइना ने कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक बंदरगाह लीज पर लिया था, जिसे कि अब ऑस्ट्रेलिया वापस मांग रहा है। तो इसी कारण से चाइना नाराज़ होकर उसने सारे व्यापारिक समझौते पर रोक लगा दी है। डिटेल देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों और व्यापार विभाग के मुताबिक चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है उसका अकेले 29% व्यापार केवल वो चीन से ही करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाई या मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 मई। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दाई, जिसे मिडवाइफ भी कहते हैं, के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। चलिए डिटेल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो 1992 के बाद से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और दाइयों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए एक दिन होने का विचार 1987 में नीदरलैंड में मिडवाइफ्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से निकला था। और 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस की थीम क्या है, तो फॉलो द डाटा,
इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। तो ये है थीम, तो इसको भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एन रंगासामी। तो एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के नए सीएम के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, एन रंगासामी। डिटेल देखते हैं। तो 7 मई 2021 को एन रंगासामी ने पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और पुदुचेरी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। 20 सितंबर 2006 को इसका नाम बदलकर पांडिचेरी से पुदुचेरी कर दिया है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मेफ्लावर 400। तो मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, यानी एआई। एआई यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें मानव की तरह बुद्धि हो, समझने सोचने की। चलिए दोस्तों डिटेल देखते हैं। तो इसे आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमारे द्वारा बनाया गया है और इसमें भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न देशों के सैकड़ों लोग इस जहाज़ को बनाने में शामिल थे। तो इसमें भारत भी शामिल था। मेफ्लावर 400 के बारे में जानते हैं। तो यह दुनिया का पहला एआई जहाज़ है जो बिना कैप्टन के जल यात्रा कर सकती है और इस जहाज़ में सौर पैनल लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? सौर पैनल। और यह समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण भी करेगा तथा जलीय स्तनधारियों को ट्रैक भी करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए? बिलीव इन स्पोर्ट के लिए। किसको नॉमिनेट किया गया है? पीवी सिंधु को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पीवी सिंधु। डिटेल देखते हैं। तो इस अभियान के लिए कनाडा की मिशेल ली को भी आईओसी ने चुना है और अभियान का उद्देश्य क्या है? तो प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना है। तो ये इसका उद्देश्य है। पीवी सिंधु और मिशेल ली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए अप्रैल 2020 से IM बैडमिंटन अभियान के लिए भी प्रचार कर रही हैं। तो ये इसके लिए भी प्रचार कर रही हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, R21 यानी मैट्रिक्स M टीका जो हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ कोविड-19 मत कर दीजिएगा। तो क्या होगा? ये मलेरिया से संबंधित है। क्या? R21 जिसे मैट्रिक्स M टीका भी कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? मलेरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो यह टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जीवन चक्र के यकृत चरण प्रोटीन में प्रवेश करने से रोकता है और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ से। और इसका वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व हाथ स्वच्छता जिसे हाइजीन दिवस भी कहते हैं कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 मई को। तो 5 मई को विश्व, ध्यान दीजिएगा, विश्व हाथ स्वच्छता जिसे हाइजीन भी कहते हैं मनाया जाता है 5 मई को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथ की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO द्वारा विश्व भर में यह 5 मई को मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या थी, यानी विषय? सेकंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। तो ये इसकी थीम है या विषय है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा क्योंकि इससे सीधे प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अब अगला देखते हैं। WHO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय का है तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। क्या है? बर्न।
और यहाँ की मुद्रा यानी स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिए, क्या है स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य ने अभी हाल ही में मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। चलिए डिटेल देखते हैं। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे शॉर्ट में जीआई टैग भी कहते हैं। किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत जिसे भी कहते हैं, एक प्रकार की मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। केरल के पान को भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु आया है, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु के अभी हाल ही में नए सीएम कौन बने हैं बताइए? एमके स्टालिन। कौन बने? एमके स्टालिन। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो राज्यपाल यानी गवर्नर ने, और उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। नोट कीजिएगा, क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है मुदुमलाई। कौन सा है? मुदुमलाई। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे एक नाम और से जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। कहाँ ये? केरल में, सॉरी तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ पर सबसे पुराना मानव कब्र खोजा गया है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही की घटना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केन्या में। तो केन्या में अभी हाल ही में सबसे पुराना मानव कब्र खोजा गया है, जो कि एक छोटे बच्चे का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो अफ्रीकी महाद्वीप में केन्या में पंगा या सईदी नामक स्थल पर एक गुफा में सबसे पुराने मानव कब्र की खोज की गई है, और कब्रगाह एक बच्चे के 78,000 वर्ष से अधिक पुराने अवशेष को इंगित करता है। और वैज्ञानिकों ने बच्चे का नाम क्या रखा है? मटोटो। तो ये इसका उपनाम रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर केन्या आया है, तो केन्या देश के बारे में जानते हैं। तो केन्या की राजधानी होती है नैरोबी। क्या होती है? नैरोबी। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, नैरोबी। और केन्या की मुद्रा क्या होती है बताइए? तो कीनियन सीलिंग। क्या होती है? कीनियन सीलिंग। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क। तो इसने जारी की है क्या? भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ तथा अन्य एजेंसियों द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तो दोस्तों ये है डिटेल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पहल है? चेकमेट कोविड पहल, ये इसका नाम है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने अभी हाल ही में चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी AICF की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और अभी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संजय कपूर। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नए ऋणों को देने के लिए हाल ही में RBI के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द SLTRO का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ये फुल फॉर्म है किसका? SLTRO का, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
डिटेल देखते हैं। तो इस योजना के तहत आरबीआई बैंकों को रेपो दर पर, आरबीआई जब किसी दूसरे बैंक को उधार देता है तो उसे रेपो दर कहते हैं, और जब आरबीआई उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। तो बैंकों को रेपो दर पर 1 से 3 साल के फंड को उधार लेने की अनुमति देता है और संपार्श्विक के रूप में उच्च या समान अवधि वाले सरकारी बांड और प्रतिभूतियाँ प्रदान करता है। तो ये है इसकी डिटेल। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गीता मित्तल। तो गीता मित्तल को अभी हाल ही में अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो ये जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रह चुकी हैं को 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। और दूसरी कौन है? तो ये मैक्सिको से मार्गरीटा लूना, कौन? मार्गरीटा लूना रामोस के साथ सम्मान साझा करेंगी। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। कब की थी? 2016 में। और किसने की थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने की थी 2016 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल देश से। तो कामी रीता शेरपा नेपाल देश से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। दोस्तों क्या आपको नेपाल का राष्ट्रीय खेल पता है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। और वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल। क्या है? मोनाल। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। डिटेल देखते हैं। तो कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार इस पर्वत शिखर को सन 2019 में फतह किया था, और साल 2019 में वह 1 महीने में 2 बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहे थे। और ये सबसे पहले मई 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। कब? 1994। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर? ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, तेलंगाना। डिटेल देखते हैं। तो ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। और ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों है? क्योंकि यह कैंसर कारक है। दोस्तों तेलंगाना राज्य, तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17। और राज्यसभा की कितनी है? 7। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु और उर्दू। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी किया है तो वेरी गुड, यानी 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 8 मई। डिटेल देखते हैं। तो इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूक करना है। और इस वर्ष की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या विषय है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का सीएम नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी असम राज्य का। तो अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को असम राज्य का सीएम नियुक्त किया गया है। असम के बारे में जानते हैं।
तो असम राज्य का दोस्तों गठन हुआ था 26 जनवरी, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क यही है, यानी असम राज्य में है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और मानस नेशनल पार्क भी आपका असम राज्य में ही है, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। डिटेल देखते हैं। तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में असम के 15वें, नोट कीजिएगा, असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो गवर्नर जगदीश मुखी ने। किसने? जगदीश मुखी ने। तो असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो प्रसिद्ध नदी आपकी है महानदी। कौन सी? महानदी। और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध है। कौन सी? महानदी पर ही आपका हीराकुंड बांध है। चलिए अगला डिटेल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। किनको? उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। और दोस्तों उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अगस्त। कब हुई थी? 5 अगस्त 1947 को। और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में, जिसे नरसिंह देव ने बनवाया था। किसने? नरसिंह देव ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस प्रकार का अभ्यारण्य है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यह एक समुद्री अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यह एक समुद्री अभ्यारण्य है। डिटेल देखते हैं। तो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य एक समुद्री अभ्यारण्य है। और यह मालवड़ अभ्यारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभ्यारण्य है। तो पहला कौन सा है? मालवड़ अभ्यारण्य। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। किसने जारी किया है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन ने। तो इस संगठन ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग या संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस, क्या नाम है? म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस आपका म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्लैक फंगस। डिटेल देखते हैं। तो यह ऐसे लोगों को प्रभावित करता है जो मधुमेह से पीड़ित है या जिनके रक्त में शर्करा का उच्च स्तर है। यह दुर्लभ संक्रमण आमतौर पर पौधों, फल और सब्जियों, खाद और मिट्टी में पाए जाने वाले म्यूकस मोल्ड यानी फफूंद के संपर्क का परिणाम है। और इसका डेथ रेट क्या है? तो 50% है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी DRDO ने। तो DRDO ने अभी हाल ही में 2DG पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, DRDO। और DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दवा के बारे में जानते हैं। तो इस दवा को भारतीय औषधि महानियंत्रण के द्वारा आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है। और इसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। यह दवा पाउडर के रूप में आती है और मौखिक रूप से ली जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान देश तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, जापान। डिटेल देखते हैं।
तो तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जापान और आइसलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। ASM की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि ASM की पहली बैठक कहाँ हुई, तो ये USA में हुई थी। कहाँ? USA में। और 2021 की ASM बैठक का विषय क्या है, तो नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल और आर्कटिक। तो ये है नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। दोस्तों जापान के PM क्या हैं, तो पता है आपको? तो जापान के PM है योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। और आइसलैंड की कैपिटल पता है आपको? तो आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक। और जापान की तो आपको पता ही है, टोक्यो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, यानी बाबर आजम। तो बाबर आजम को ICC ने अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा, बाबर आजम। डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। और यह पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के खिलाड़ी ने यह अवार्ड नाम किया है अपने नाम। तो यह पहली बार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी राफेल नडाल। तो राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। और राफेल नडाल एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, राफेल नडाल। डिटेल देखते हैं। तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2000 में सन 2000 में पहली बार आयोजित किए गए थे। कब? 2000 में। और ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। और राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के? स्पेन के। और स्पेन की राजधानी बताइए दोस्तों। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी 11 मई। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा, 11 मई। डिटेल देखते हैं। तो यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। तो ये है इसका उद्देश्य मनाने का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे, क्या नाम है फिल्म का? हैप्पी बर्थडे, और ये एक शॉर्ट फिल्म है, के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी अनुपम खेर। तो अनुपम खेर को अभी हाल ही में उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। किसे? अनुपम खेर को। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपम के साथ अहाना कुमरा, कौन? अहाना कुमरा और अनुपम खेर लीड रोल में थे। और अनुपम खेर और अहाना कुमरा इससे पहले फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नजर आ चुके थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। कौन सा? ऑप्शन नंबर D, यानी 8 मई को। तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा, 8 मई। डिटेल देखते हैं। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, आनुवांशिक रक्त विकार, जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन होता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1994 से। और यह थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा। और 2021 विश्व थैलेसीमिया दिवस का विषय क्या है? तो एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि इस बार की थीम क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मई को। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, 8 मई। डिटेल देखते हैं। तो यह दिन हेनरी डूनेट, किसका? हेनरी डूनेट का, यानी 8 मई 1828 के जन्म की सालगिरह का भी प्रतीक है, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक थे और इन्हीं को पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, किन्हें मिला था? हेनरी डूनेट को पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, हेनरी डूनेट को। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है अनस्टॉपेबल। रेड क्रॉस की इस बार की थीम है अनस्टॉपेबल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डॉज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2022 में। तो 2022 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2022 के पहले क्वार्टर में ही डॉज 1 मिशन, जो कि टू द मून लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, 2022। डिटेल देखते हैं। तो एलन मस्क ने एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की 2002 में स्थापना की थी। कहाँ? 2002 में। और ये एक अमेरिकन कंपनी है और इस मिशन के लिए क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन पेमेंट के तौर पर ली जाएगी। तो डॉज कॉइन आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। डिटेल देखते हैं। तो 12 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है और यह दिन नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग और किस कंपनी ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मास्टर कार्ड। तो नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, मास्टर कार्ड। डिटेल देखते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर 2020 में आयोजित 5 गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका देश। तो अमेरिका देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, अमेरिका। डिटेल देखते हैं। तो ये वैक्सीन अब 16 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को लगाई जा रही थी, लेकिन अब यह 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।